Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. Welcome to my channel. तो आपको पता है बेटा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो वीडियो लेक्चर सीरीज़ चल रहा है और आज हमारा जो है वो 6th लेक्चर है, जिसमें कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और आप सबको पता है कि इसमें हम मेनली MCQs जो भी हैं वो डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में या तो अपीयर हो चुके हैं या फिर इनके आने की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। और ना ही हम सिर्फ MCQs को डिस्कस करते हैं बल्कि उसके साथ साथ मैं आपको कंप्लीट कवरेज भी देती हूँ उसके साथ रिलेटेड जो भी एरिया है, और हर एक फैक्ट को अच्छे से डिस्कस करती हूँ। इन वीडियो लेक्चर्स के साथ आप अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स में से हैं तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर करके फिर चेक कर सकते हैं। और जो लोग बिगनर्स हैं उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको एक बहुत अच्छा बेस भी मिलता है। साथ में ये भी समझ आता है कि किस तरह से उनको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किस तरह से इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन उन्होंने हमेशा पिक इन करना है, राइट। और इससे पहले हम जो टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं वो है हमारे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेएम्बल, बेसिक फीचर्स, है ना, देन योर फंडामेंटल राइट्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा। और आज हम लेके आ रहे हैं रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और फर्स्ट क्वेश्चन है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी have been given precedence over fundamental rights under Article 14 and Article 19। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कौन कौन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है अपॉन आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल एरिया भी है हमारा। और इसमें देखिए बेटा, आर्टिकल 38, आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 50, 51, 44, 48, बट वी नो राइट चॉइसेस आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड आर्टिकल 39 क्लॉज सी। ये दोनों आर्टिकल्स जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंस लेते हैं और आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। कैसे, सोचिए एक्सप्लेनेशन के बारे में, और नहीं तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये एक्चुअली बेटा एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कराता है। सबसे पहले आर्टिकल्स ही देख लेते हैं। आर्टिकल 39 क्लॉज बी है क्या? इट स्टेट्स दैट द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट्स इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग that the ownership and control of material resources of the community are so distributed as best to subserve the common man। तो ये वेलफेयर के लिए, कॉमन गुड के लिए आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जो कि गवर्नमेंट को स्ट्रेट वे डायरेक्ट करता है कि गवर्नमेंट को वो सारे काम करने हैं, उन कामों में चाहे उसको ये भी चेक करना पड़े कि किस तरह से जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उसको दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसके लिए? वेलफेयर के लिए, कॉमन गुड के लिए, हर एक इंसान के लिए, राइट। और 39C हमें क्या कहता है? इट सेज दैट स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो स्टेट इज टू चेक द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, की पैसा कुछ ही लोगों के हाथ में ना रह जाए। ये भी स्टेट की ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 39C। एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट, कि सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाए, ठीक है, वेल्थ आ जाए, जिससे कि आम इंसान को जो है वो बहुत नुकसान हो, हम वेलफेयर के लिए ना जा पाए, अमीर और गरीब के बीच की डिवाइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्टिकल्स हैं जो कि बहुत अच्छे भी मैं मानती हूँ, गवर्नमेंट को अच्छी पावर देते हैं। और अब इनको जब कभी भी गवर्नमेंट को इम्प्लीकेट करना है तो उसके रास्ते में कहीं पे भी आपके फंडामेंटल राइट्स आ सकते हैं, है ना। तो इसको लेके ही फिर आपकी कंट्रोवर्सी जो है वो इमर्ज हुई। और इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है गोलकनाथ केस 1967 का, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट हैड प्रोनाउंस्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब अगर हम 39B और C को एप्लीकेबल करते हैं और तो वहाँ पे रास्ते में हमें फंडामेंटल राइट्स आड़े आते हैं, है ना। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी इनफैक्ट एक राइट टू प्रॉपर्टी ऐसा एक्ट जो है वो फंडामेंटल राइट था, जिससे कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई लैंड रिफॉर्म करने के लिए। इसको लेके तो इनफैक्ट आपकी फर्स्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद 9th शेड्यूल ही ऐड किया गया था, है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो इमर्ज हुए 1967 में गोलकनाथ केस में, लेकिन वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, किसी भी तरह से पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती और फंडामेंटल राइट्स को जो है वो
डेरोगेट नहीं कर सकती, उनको कहीं से भी कम नहीं कर सकती। तो फिर इसके खिलाफ जो है फिर पार्लियामेंट एक अमेंडमेंट के साथ आई ना। पार्लियामेंट जो है रिस्पॉन्डेड बाय हैविंग 25th अमेंडमेंट एक्ट, और इसमें क्या हुआ, इन विच आर्टिकल 31C इन पार्ट 3, आर्टिकल 31 जो है पार्ट 3 के अंदर उसमें एक क्लॉज C है वो ऐड कर दिया गया। और इसमें फिर क्या वर्डिंग लिखी गई कि इफ अ लॉ इज मेड टू गिव इफेक्ट टू DPSPs इन आर्टिकल 39B and C एंड द प्रोसेस the law violates article 14 and 19 or 31, then the law should not be declared unconstitutional and void merely on this ground। कि कभी भी 25th अमेंडमेंट ने कहा कि हम 39B और 39C को एम्पावर करने के लिए, इम्प्लीकेट करने के लिए कोई भी लॉ बनाते हैं और वो लॉ आपके आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 31 इनको कहीं पे भी अगर डिस्टर्ब करता है तो फिर उस लॉ को कभी भी कोर्ट जो है वो जज नहीं कर सकती, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकती। देन लेटर पार्लियामेंट इवन ब्रॉड, फिर और प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की। यहाँ पे पार्लियामेंट ने थोड़ी सी अपनी पावर और बढ़ाने की कोशिश करी विथ 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, 42nd अमेंडमेंट इटसेल्फ इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसने क्या किया, विच एक्सटेंड्स द स्कोप ऑफ अबव first provision of article 31C by including within its purview any law to implement any of the DPSP specified in part 4 of the constitution and not merely article 39B and 39C। तो 42nd अमेंडमेंट ने कहा कि हम DPSPs को लेके पूरे के पूरे चैप्टर में जितने भी DPSPs हैं उन सबको लेके अगर हम कुछ भी इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं, ठीक है, तो फिर हम किसी भी आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कम कर सकते हैं, नॉट सिंपली आर्टिकल 39B and C। जबकि 25th अमेंडमेंट में सिर्फ आर्टिकल 39B और C को एम्पावर किया गया था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि ये हमें ये बोल रहा है कि above first provision of article 31C by including within its purview any law to implement any of the DPSPs के अंडर जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं सभी के सभी पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है। जब कभी भी उन्होंने इनको लेके कोई भी लॉ बनाया और आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अगर वो कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करते हैं तो उसको लेके कोर्ट्स कभी भी कुछ नहीं कर सकती, नॉट सिंपली फॉर 39B and C बट फॉर होल ऑफ योर DPSPs। तो ये तो वाकई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कह लो अमेंडमेंट थी। इतना तो नहीं हम कर सकते, ठीक है, इससे तो फिर किसी भी बहाने जो है वो आपकी लेजिस्लेचर फंडामेंटल राइट्स को कभी भी जो है वो बहुत कम कर सकती है, उसकी पावर्स को बहुत वीक कर सकती है। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ किसी भी सिटीजन के पास क्या होते हैं, उसके फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो इसकी वजह से फिर क्या हुआ बेटा, ये चीज़ जो है पसंद नहीं आई जुडिशरी को भी, एंड हाउएवर दिस एक्सटेंशन वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा मिल केस इन 1980। इस वजह से 1980 में मिनर्वा मिल केस ने सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एक्सटेंशन की गई थी अंडर आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट जो है अंडर 42nd अमेंडमेंट इटसेल्फ, उसको ख़त्म कर दिया और इससे फिर हम अपने पुराने स्टेटस पे चले गए। सो नाउ दीज टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 39B 39C have been given precedence over fundamental rights, ठीक है। कौन से, आर्टिकल 14 जो कि आपका फ्रीडम टू इक्वालिटी है, फंडामेंटल राइट 19 जिसमें कि आपकी फ्रीडम्स आती हैं, ठीक है, और ये आर्टिकल्स जो हैं इसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है, इनको कम किया जा सकता है जब कभी भी आर्टिकल 39B या 39C को लेके लॉ बनाया जाए तो, और इसके लिए कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। ऐसे लॉ को कभी भी जो कोर्ट है वो वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकती। सो इट्स अ गुड डिस्कशन, इसको ध्यान रखिएगा और इसको लेके क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। दूसरा हमें कह रहा है पब्लिक असिस्टेंस देना इन द केस ऑफ ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट एंड राइट टू वर्क। तीसरा, promoting the educational and economic interests of SC, ST and other weaker sections। चौथा, promoting the voluntary formation of cooperative societies। तो चार हमें इसमें जो है वो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और क्या पूछ रहे हैं हमसे, which of the above are based on Gandhian ideology। तो इनमें से कौन से गांधीयन आइडियोलॉजी पे हैं, एंड राइट आंसर इज 1, 3 and 4, ठीक है। और इसमें जो है
एक बार फिर से आप देख लीजिए, 1 2 3 4 इसकी डिस्कशन भी कराऊंगी। फर्स्ट आपका जो है वो रिगार्डिंग कॉटेज इंडस्ट्री है, दूसरा है पब्लिक असिस्टेंस फॉर ओल्ड, और चौथा है वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, और इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है विच इज नॉट अंडर एग्जैक्टली योर गांधीयन आइडियोलॉजी, जिसमें कि हम बात करते हैं पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ ओल्ड एज सिकनेस एंड ऑल। ठीक है, तो इसमें आपका एक्चुअल आंसर 1 3 एंड 4 है, राइट। और डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी। तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह की ऐसी डिमार्केशन नहीं है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गांधीयन है या ये जो है वो आपके लिबरल है, तो ऐसी कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। लेकिन ये हमने खुद समझने के लिए चीज़ों को जो है वो कैटेगराइजेशन करी है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट एंड डायरेक्शंस दे कैन बी क्लासिफाइड एज सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो 3 तरह की बेटा डिवीजन की है, सोशलिस्टिक, गांधीयन या फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग गांधीयन। नाउ गांधीयन प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन गांधी आइडियोलॉजी। जो गांधी जी जो है जिस तरह से सोचते थे, जो आइडियोलॉजी उन्होंने हमें दी है, सो दे रिप्रेजेंट्स द प्रोग्राम्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इनिशिएटेड बाय गांधी जी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। तो किस तरह के प्रोग्राम्स गांधी जी ने स्टार्ट किए थे? तो ऑब्वियसली उनका ज़्यादा फोकस था विलेज पंचायत पे, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडो दैम विद द नेसेसरी पावर्स, और विलेज पंचायत को भी लेके आओ, उसके साथ उसको पावरफुल भी करो, दैट इज अंडर आर्टिकल 40। तो इसको एक तो हम गांधीयन आइडियोलॉजी के अंडर मानते हैं। नेक्स्ट बेटा, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, क्योंकि गांधी जी विलेज के लिए, विलेज को एम्पावर करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बोलते थे कि पहले हमारे देश के हर एक इंसान के पास रोटी, कपड़ा, मकान होना चाहिए, उसके बाद ही फिर हमें आगे फर्दर डेवलपमेंट की सोचनी चाहिए। तो इस वजह से विलेज में जो है वो एम्प्लॉयमेंट आए, तो इस वजह से टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, ये उनका बहुत फोकस रहता था रूरल एरियाज में, जो कि आर्टिकल 43 के अंदर है। Then to promote voluntary formation and autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative society, जो कि हमने बाद में ऐड करा आर्टिकल 43B। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी हम डेफिनेटली गांधीयन में रख सकते हैं। देन नेक्स्ट, टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC/ST वीकर सेक्शन, ठीक है, और उनको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना, आर्टिकल 46, ये भी गांधीयन है। Then to prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health, आर्टिकल 47, शराब बंदी है ना, शराब के खिलाफ बहुत ज़्यादा गांधी जी ने जो है लिकर पिकेटिंग उनके प्रोग्राम्स के अंडर रहता था, तो ये भी हमारा गांधीयन है। तो इस तरह से ये DPFPs हमारे गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंडर आते हैं। सो इन एडिशन, प्रोहिबिशन ऑफ इवन स्लॉटर ऑफ काव्स है ना, आर्टिकल 48, एंड देन to secure the right to work, to education and to public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement, article 41। तो बेटा इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, इसको आपने याद रखना है। ये सारी लिस्ट जो है वो हमारी आती है कहाँ पे? गांधीयन आइडियोलॉजी के अंदर। और अगर आपको ये बाय हार्ट याद है तो आप इजीली पिक इन करके स्टेटमेंट्स को कोड्स में जाके मार्क कर सकते हैं, ठीक है। Next is question 3. Which of the following directive principles were added through constitutional amendments? तो कौन कौन से हमारे amendments के साथ आए? पहला, to promote equal justice and provide free legal aid. दूसरा, to protect and improve environment and to safeguard forest and wildlife. Then तीसरा है हमारा to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunity. चौथा, to raise the level of nutrition and standards of living. तो इसमें पहले 3 जो है वो हमारे एक्चुअली अमेंडमेंट्स के साथ आए हैं, और आपको अमेंडमेंट नंबर भी वैसे याद होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा डिस्कस करते हैं। 42nd अमेंडमेंट 1976 के साथ क्या क्या आया? एक तो आर्टिकल 39 आया, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। देन 39A आया, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड फॉर द पुअर। देन फिर नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 43A आया, दैट इज टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। फिर आर्टिकल 48A भी ऐड हुआ, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ। पहचान आ रही होगी आपको कि कौन कौन से हैं जो स्टेटमेंट्स के अंदर दिए हुए थे। एंड देन 44th अमेंडमेंट के साथ 1978 में, ठीक है, फिर हमारे कुछ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किए गए, और जिसमें कि हमारा आ जाता है आर्टिकल 38 which requires the states to minimize the inequalities in income, status, facilities and opportunity. And then 86th amendment के साथ फिर हमारा एजुकेशन का आया 2002, जिसने कि आपका 45th जो है DPSP की वर्डिंग को चेंज कर दिया। यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन को जो है वो फंडामेंटल राइट बनाया अंडर आर्टिकल 21A के अंदर। एंड द अमेंडमेंट्स
जो है अमेंडेड डायरेक्टिव जो है रिक्वायर्स द स्टेट्स टू प्रोवाइड जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है, एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो 0 to 6 ईयर्स तक जो है वो एलिमेंट्री चाइल्ड केयर। अब ये वर्डिंग है आपकी आर्टिकल 45 की। देन 97th अमेंडमेंट के साथ भी हमारे डीपीएसपीज ऐड हुए, ठीक है, जिसमें कि 2001 में एडेड अ न्यू डीपीएसपी दैट इज रिलेटिंग टू योर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नाउ इट रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies. Very very important, थोड़ा recent addition है ये, and this comes under article 43 clause B. So इसके अलावा raising the level of nutrition and standards of living of people and improving public health under article 47 has been there since the adoption of the constitution. तो ये जो है हमारा ये already ही जो रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है ये ऑलरेडी ही आर्टिकल 47 में था और इसको एडिशन नहीं किया गया विद द अमेंडमेंट, ठीक है। तो इस वजह से फिर हमने इसको जो है वो हमारे राइट कोड में से बाहर निकाल दिया और इसी वजह से हम पीछे जाके देखते हैं हमारा आंसर 1 2 3 है, नॉट योर 4th वन, क्योंकि दिस वाज ओरिजिनली गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और कौन कौन से डीपीएसपीज ऐड हुए इसकी लॉन्ग लिस्ट मैंने अभी आपको डिस्कस करा दी है। तो बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर एडेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अंडर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। पीछे मैंने आपको पूरी लिस्ट डिस्कस करा दी है, उसी को दोबारा से रिवाइज करिए और इस क्वेश्चन को आप खुद भी कर सकते हैं, है ना। सो टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट, ठीक है। थर्ड इज टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम, तो इसमें कौन सी आएंगी 1 and 2, क्योंकि ये आया है 44th अमेंडमेंट के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज योर 5th क्वेश्चन। डीपीएसपीज आर यूजफुल। किस चीज के लिए डीपीएसपीज हमारे यूजफुल हैं? फर्स्ट, दे रिमाइंड द अथॉरिटीज in the Indian Union of the basic principles of the new social economic order which the constitution aims at building। तो हमारी गवर्नमेंट को पता चलता है कि कैसे उनको जो है वो कंट्री को रन करना है, हमारा कंट्री क्या बनना चाहता है, हमारा क्या ब्रॉडर विजन है। सेकेंड, दे हैव हेल्प द कोर्ट्स इन एक्सरसाइजिंग देयर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये मदद करते हैं जुडिशियल रिव्यू करने में भी, बिकॉज यहाँ से कोर्ट्स देख पाती हैं कि कैसा विजन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, वो क्या चाहते थे कि हमारा कंट्री किस तरह से चलना चाहिए। एंड थर्ड इज दे एम्पलीफाई the preamble which solemnly resolved to secure to all citizens of India justice, liberty, equality and fraternity। तो एक तरह से ये एक्सटेंशन preamble की ही है, क्योंकि preamble हमें क्या देना चाहता था, liberty, equality, fraternity। तो वो किस तरह से देना चाहता था, वो डायरेक्शंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स देकर गए हैं आपके कहाँ पे, डीपीएसपीज में। तो कौन सा जो है आपको लगता है कि स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, जो हमें बताता है कि डीपीएसपीज हमें क्या समझाते हैं? और इसका आंसर जैसे कि मैं आपको समझा ही रही थी, ऑब्वियसली 1 2 3 तीनों ही हैं। तो एज सच ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ये एक्चुअली रेफरेंस मिलता है हमें कहाँ से? दिस क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द स्टेटमेंट ऑफ MC सीतलवद, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो वंस आर फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इवन ही हैज डिस्कस्ड ऑल दीज पॉइंट्स इन हिज स्टेटमेंट। तो वहाँ से ही क्वेश्चन निकल के आया। इसके अलावा और पॉइंट्स भी ऐड हो सकते हैं। तो ये कंसेप्ट के क्वेश्चन हैं, कॉमन सेंस के साथ अगर आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझते हैं तो आप आंसर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। नाउ अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ। तो ये आपका आर्टिकल कहाँ पे दिया हुआ है? विदाउट एनी डाउट कहाँ पे दिया है? डीपीएसपीज के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं जिनको कि बिल्कुल भी करते हुए आपको आई डोंट थिंक सो कि कोई टाइम भी लगेगा। अगर आपको डीपीएसपीज बाय हार्ट याद है तो इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट रीडिंग द स्टेटमेंट और साथ ही आप इसको आंसर कर दोगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। आज की वीडियो के लिए इतना ही बेटा। और इसमें मैंने आपके सारे एरियाज़ कितने भी डीपीएसपीज जो हैं वो अमेंडमेंट्स के साथ आए और कैसे क्लासीफाई किया है हमने डीपीएसपीज को, और डीपीएसपीज में जो है वो किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं ये कवर किया है। तो आज के लिए इतना ही, इसको आप अच्छे से कवर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।